हेलो बच्चों। आप लोग अच्छे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं मन से? देखिए, नया चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है, सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में पिछले क्लास में बेसिक मैंने बताया आपको, एडजॉर्सन क्या होता है, उससे रिलेटेड टर्म वगैरह। आज हम लोग देखेंगे थर्मोडायनामिक एस्पेक्ट्स ऑफ एडजॉर्सन। मीन्स थर्मोडायनामिक्स एडजॉर्सन को प्रेफर करता है कि नहीं करता है, उसको एनर्जी कहाँ से आती है एडजॉर्सन के लिए, एडजॉर्सन यदि वो कर रहा है तो कहाँ से एनर्जी गेन कर रहा है, एडजॉर्सन किस टाइप का फेनोमेना है, एक्जोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, इन सब चीज़ों के बारे में आज देखेंगे। पिछले क्लास में आप लास्ट पॉइंट पर देख रहे थे मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्सन। तो यदि जिन बच्चे को समझ में नहीं आया है, 2 मिनट में देखिए ले रहा हूँ आपका। मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्सन में सतह के अणु पर एक नीचे की ओर रेसिडुअल फोर्स लगता है। इंग्लिश में मैं बता रखा हूँ, हिंदी में छूट गया था, मे भी कट हो गया होगा। देखिए, कैमरा ही ऐसा है जो 30 मिनट के बाद अपने ही वो काट देता है, और मुझे उतना एडिटिंग ये सब का नॉलेज नहीं है। मैं बाद में 2-3 वीडियो को ऐड करके फिर आप अपलोड करूं। ओके, तो आधे घंटे का ही इसीलिए मुझे वीडियो अपलोड करना पड़ता है। मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्सन, सतह के अणु पर एक नीचे की ओर, सतह के अणु पर आप लास्ट मोमेंट देखिएगा पहला वीडियो का, सतह के अणु पर एक नीचे की ओर रेसिडुअल फोर्स लगता है जिसके कारण एडजॉर्सन होता है। जिसके कारण क्या होता है? एडजॉर्सन। सतह के अणु को नीचे का मॉलिक्यूल्स खींचते रहता है, नीचे का मॉलिक्यूल्स क्या करेगा? खींचते रहता है, और उसको बैलेंस करने के लिए वो जो भी उसके सरफेस पर आएगा उसको वो खींच लेता है। जैसे मैंने बर्मुडा ट्रायंगल का एग्जांपल बताया था। ओके, यदि बर्मुडा ट्रायंगल का है, वहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो वहाँ पर जो भी आएगा, जितना बड़ा कोई जहाज, पनडुब्बी, ये वो कोई कुछ भी जाएगा, उसको वो अपने में समा लेता है, वहाँ ज़्यादा फोर्स है। आपने इस तरह से देखा था, ये सॉलिड है, ये सरफेस मॉलिक्यूल्स है। बल्क फेज मॉलिक्यूल्स पर क्या हो रहा है? नेट फोर्स 0 लग रहा है। बल्क फेज मॉलिक्यूल्स को चारों साइड से खींच रहा है, नेट फोर्स 0 है। लेकिन जो सरफेस का मॉलिक्यूल्स है उसको नीचे की ओर खींच रहा है, नीचे की ओर खींच रहा है। इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी फोर्स का नाम है रेसिडुअल फोर्स। क्या नाम है इस फोर्स का? नाम रेसिडुअल फोर्स। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, किस फोर्स के कारण एडजॉर्सन होता है। ओके, आप समझ गए होंगे। अब देखिए, मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, थर्मोडायनामिक एस्पेक्ट्स ऑफ एडजॉर्सन। थर्मोडायनामिकली ये प्रेफर है या नहीं है, ये देखिए मैं बताने जा रहा हूँ। थर्मोडायनामिक एस्पेक्ट ऑफ एडजॉर्सन। थर्मोडायनामिक एस्पेक्ट्स ऑफ एडजॉर्सन मीन्स थर्मोडायनामिकली एडजॉर्सन होगा कि नहीं होगा, कैसे ये प्रेफर होगा। तो देखिए, आपको कुछ चीज़ें आपको जानना पहले जरूरी होगा, तब इसको थर्मोडायनामिकली हम एनर्जी देख पाएंगे। जैसे डेल्टा जी क्या होती है? ये चेंज इन थर्मोडायनामिक्स का चेंज इन गिब्स एनर्जी होती है। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स मुक्त ऊर्जा, मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। ये वर्क डन से, ये यूजफुल वर्क डन से रिलेटेड है। गिब्स एनर्जी किससे रिलेटेड है? वर्क डन से रिलेटेड। डेल्टा जी इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा जी इक्वल टू होता है वर्क डन। शॉर्ट में आप इतना ही जानिए। डेल्टा एस किसको बताता है? चेंज इन इंट्रोपी, इंट्रोपी में परिवर्तन, इंट्रोपी में परिवर्तन को बताता है। एस इंट्रोपी क्या होती है? इंट्रोपी रेंडमनेस होता है। जितना ज्यादा रेंडमनेस बढ़ेगा उतना ज्यादा इंट्रोपी बढ़ेगा। इंट्रोपी क्या होती है? इंट्रोपी, इट इज
डिसऑर्डरनेस और randomness in system। डिसऑर्डरनेस और रेंडमनेस में जैसे सॉलिड से ज़्यादा इंट्रॉपी किसकी होगी, लिक्विड की। लिक्विड से ज़्यादा किस में होगी, गैस में। उसमें रेंडमनेस ज़्यादा रहता है। ओके, उसमें रेंडमनेस ज़्यादा रहता है। तो थर्मोडायनामिक्स एस्पेक्ट बताने के लिए आपको ये सब टर्म जानना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे थर्मोडायनामिकली। डेल्टा एच, चेंज इन एंथैल्पी। डेल्टा एच क्या होती है, चेंज इन एंथैल्पी। एंथैल्पी में परिवर्तन, एंथैल्पी में परिवर्तन। डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी है, एंथैल्पी में परिवर्तन। ओके, अब गिब्स इक्वेशन से हम लोग जानते हैं, देखिए डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। एक इक्वेशन होती है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। एडजॉर्सन में किसका क्या वैल्यू होगा, डेल्टा जी का साइन क्या होगा, डेल्टा एच का साइन क्या होगा, डेल्टा एस का साइन क्या होगा, ये आपको बताना है। ओके, एडजॉर्सन में क्या होगा, किसका साइन। एडजॉर्सन क्या है, एडजॉर्सन जो फिजिकल एडजॉर्सन है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, जो फिजिकल एडजॉर्सन है वो आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। फिजिकल एडजॉर्सन, वैसे सारे एडजॉर्सन, ऑल एडजॉर्सन आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एडजॉर्सन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मैं इसको अभी एक्सप्लेन करूंगा। एडजॉर्सन एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों होता है। एडजॉर्सन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। एडजॉर्सन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। Adsorption is exothermic process। अधिशोषण उष्मा छेपी प्रक्रिया होती है। एडजॉर्सन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, देयरफॉर डेल्टा एच क्या होगा एडजॉर्सन के लिए, नेगेटिव होगा। डेल्टा एच हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा एडजॉर्सन में। एडजॉर्सन में डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव होगा। एडजॉर्सन में रेंडमनेस डिक्रीज कर जाता है। एडजॉर्सन में रेंडमनेस क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। इन एडजॉर्सन डिसऑर्डरनेस डिक्रीजेज, देयरफॉर डेल्टा एस नेगेटिव। अधिशोषण में एंट्रोपी घटती है जिसके कारण डेल्टा एस नेगेटिव आ जाता है। ये सब देखिए, ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपको पूछे जाने वाला है कि एडजॉर्सन में डेल्टा एस का साइन क्या होता है, एडजॉर्सन में डेल्टा एच का साइन क्या होता है, एडजॉर्सन में डेल्टा जी का साइन क्या होता है। ये सारे ऑब्जेक्टिव, कितना सारा ऑब्जेक्टिव देखिए, 1, 2 और 1, 2 अभी और हम बताएं। 3-4 ऑब्जेक्टिव इस पॉइंट से देखिए बन रहा है, एडजॉर्सन से। ओके,
एड्जॉर्प्शन में कैसे इंट्रॉपी घटती है, एड्जॉर्प्शन में इंट्रॉपी कैसे घटती है वो डायग्राम से आप समझ सकते हैं। एड्जॉर्प्शन में देखिए इंट्रॉपी घट रही है, मैं एक डायग्राम से आपको बताने जा रहा हूं। ये सॉलिड है, सॉलिड, और यहाँ गैस मॉलिक्यूल्स अभी एड्जॉर्ब नहीं हो रखा है। यहाँ पर इंट्रॉपी S1 है, यहाँ इंट्रॉपी क्या है, S1 है गैस का। अब यहाँ एड्जॉर्प्शन शुरू हो गया, इस सॉलिड के सरफेस पर एड्जॉर्प्शन शुरू हो गया। गैस मॉलिक्यूल्स देखिए एक ऑर्डर में आ गया, गैस मॉलिक्यूल्स क्या आ गया, एक ऑर्डर में आ गया। यहाँ पर इंट्रॉपी S2 है। कौन ग्रेटर है, इंट्रॉपी यदि हम देखेंगे S1 ग्रेटर है S2 से। इंट्रॉपी किसकी ज्यादा है, S1 की ज्यादा है। देयरफॉर डेल्टा S इक्वल टू S2 माइनस S1, ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। डेल्टा S क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। एड्जॉर्प्शन जैसे हुआ गैस मॉलिक्यूल्स का रेंडमनेस वो कम हो जाता है। इंट्रॉपी ऑर्डर पता है आपको, इंट्रॉपी सबसे ज़्यादा गैस में होती है, उसके बाद लिक्विड में, और सबसे कम इंट्रॉपी सॉलिड में होती है। सबसे कम इंट्रॉपी किस में होती है, सॉलिड में। सॉलिड में उसका पार्टिकल क्या होता है, फिक्स रहता है, उसका जगह वो टाइट पैक रहता है, एक ऑर्डर में वो सजा हुआ रहता है, तो इंट्रॉपी कम होगी। लिक्विड में थोड़ा सा इधर उधर होने लगता है, फोर्स कम हो जाता है, इंट्रॉपी बढ़ गई। और गैस में सबसे ज्यादा रेंडमनेस रहता है। गैस का मॉलिक्यूल्स ऑर्डर में रहता है, नहीं रहता है, वो डिसऑर्डर में रहता है, तो वहाँ इंट्रॉपी सबसे ज्यादा है। ओके, देख रहे हैं यहाँ इंट्रॉपी ज्यादा है, यहाँ कोई ऑर्डर में गैस मॉलिक्यूल्स नहीं है, जैसे तैसे है। इसी डिसऑर्डरनेस को इंट्रॉपी कहते हैं। इंट्रॉपी किस चीज को मेजर करता है, इंट्रॉपी डिसऑर्डरनेस को मेजर करता है। इंट्रॉपी किसको मेजर करता है, डिसऑर्डरनेस, मीन्स कितना रैंडम है उसमें, डिसऑर्डरनेस है। यहाँ देखिए डिसऑर्डरनेस कम हो गया, सब मॉलिक्यूल्स आके जमा हो गया, एक ऑर्डर में आ गया इंट्रॉपी। ओके, मे बी आप ये सब कॉपी किए होंगे। अब जी देखिए डेल्टा जी क्या होगी, डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है, एड्जॉर्प्शन इज spontaneous process, therefore डेल्टा जी बिकम्स नेगेटिव। डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होता है, मीन्स अधिशोषण स्वतः घटित प्रक्रिया है। और स्वतः घटित प्रक्रिया के लिए डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव होता है। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। देखिए अभी मैं आपको बता रखा हूं कि डेल्टा एच क्या होगा, इसमें नेगेटिव होगा, डेल्टा एस क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ पर पुट कीजिए, ये नेगेटिव है, नेगेटिव डेल्टा एच माइनस टी माइनस डेल्टा एस, ये हो गया डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस। अब इस दोनों का रिजल्टेंट कब नेगेटिव आएगा, इस दोनों का रिजल्टेंट कब नेगेटिव आएगा,
इस दोनों का रिजल्टेंट तभी नेगेटिव आएगा जब आपका डेल्टा एच का वैल्यू ग्रेटर होगा टी डेल्टा एस। डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर होगा। ओके, आप इसको कॉपी कीजिए। ये कब नेगेटिव आएगा? डेल्टा जी कब नेगेटिव आएगा? मुझे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस करना है। डेल्टा जी कब नेगेटिव आएगा? व्हेन डेल्टा एच ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। जब डेल्टा एच की वैल्यू ज़्यादा होगी टी डेल्टा एस से, उस समय डेल्टा जी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, और तभी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। तभी क्या होगा? ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। ओके, अब देखिए एक क्वेश्चन जो सीबीएसई में कई बार पूछ रखा है, बिहार बोर्ड का मुझे ध्यान नहीं, एक दो बार पूछा होगा। एडजॉर्सन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, वाह। देखिए आपका क्वेश्चन मैं एक बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन है आपका, एडजॉर्सन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस, वाह। अधिशोषण हमेशा उष्मा क्षेपी प्रक्रिया होती है। क्षेपी प्रक्रिया होती है। क्यों? आंसर इसका क्या होगा? एडजॉर्सन में बॉन्ड फॉर्मेशन होने लगता है, या तो केमिकल बॉन्ड या इंटरेक्शन होने लगता है, वंडरवॉल फोर्स लगने लगता है। इसीलिए एडजॉर्सन हमेशा क्या होती है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। आपने एडजॉर्सन में क्या देखा? यहाँ आके ये मॉलिक्यूल्स जमा हो रहा है, तो यहाँ इसके बीच क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। इस दोनों के बीच क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। जहाँ या बॉन्ड बनेगा, जब आगे हम लोग देखेंगे एडजॉर्सन के टाइप में, तो वहाँ केमिकल बॉन्ड, केमिकल एडजॉर्सन में केमिकल बॉन्ड बनने लगता है। ओके, तो जब भी केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा या इंटरेक्शन होगा, तो वो एनर्जी रिलीज करता है। एनर्जी क्या करता है? रिलीज करता है। ओके, देयरफॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, देयरफॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस in adsorption, interaction takes place, interaction or bond formation takes place between adsorbate and adsorbent. Therefore energy is released during this process, so that adsorption is exothermic. Adsorption is exothermic process. Adsorption is exothermic process. ओके, जहाँ भी इंटरेक्शन होगा, जहाँ भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, वो एनर्जी क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा। इन एडजॉर्सन, इंटरेक्शन और बॉन्ड फॉर्मेशन takes place between adsorbate and adsorbent. Therefore energy is released during this process, so that adsorption is
एक्सोथर्मिक प्रोसेस। देखिए आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है, एडजॉर्प्शन इज लास्ट में एक्सोथर्मिक प्रोसेस, लास्ट में ही लिखा हुआ है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ओके, मैं बोल रहा हूँ, आप उससे भी लिख लीजिएगा। मे भी आपने कॉपी किया होगा। अधिशोषण हमेशा ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया क्यों होती है? अधिशोषण, देखिए इसी को हिंदी में लिखने जा रहा हूं। अधिशोषण में अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच एक आकर्षण बल, या जिसको कहिए बॉन्ड, आकर्षण बल लगता है, जिसके कारण ऊर्जा का त्याग होता है। इसीलिए अधिशोषण प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। आप ये समझिए, जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, किसी भी टाइप का इंटरेक्शन होगा, आकर्षण बल लगेगा, वहाँ एनर्जी रिलीज होता है। जैसे ए और बी, ए प्लस बी, देखिए आपस में ये मिलने जा रहा है, ये ए बी बनाएगा, बॉन्ड बना रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर डेल्टा एच हमेशा नेगेटिव होगा। डेल्टा एच क्या होगा? नेगेटिव होगा। जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो डेल्टा एच क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ओके, यही आंसर होगा, जो मैंने क्वेश्चन लिखा है उसका यही आंसर है। अधिशोषण में अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच एक आकर्षण बल लगता है या बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण ऊर्जा का त्याग होता है। इसीलिए अधिशोषण प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। अधिशोषण ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। ओके, मे भी आपने आंसर कॉपी कर लिया होगा। देखिए अधिशोषण, एडजॉर्प्शन कितने टाइप्स का होता है उसके बारे में अब हम लोग आगे देखेंगे। टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन का टाइप्स हम लोग देखेंगे। ओके, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, अधिशोषण के प्रकार। अधिशोषण के प्रकार, फर्स्ट है आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन या इसी का दूसरा नाम है फिजिजॉर्प्शन। भौतिक अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण। और दूसरा टाइप है केमिकल एडजॉर्प्शन। केमिकल एडजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन। केमिकल एडजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन। रासायनिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण। ओके, एडजॉर्प्शन कितने टाइप्स का होता है? एडजॉर्प्शन 2 टाइप्स का होता है। एक फिजिकल एडजॉर्प्शन,
फिजिकल एड्जॉर्शन को ही बोलते हैं फिजिजॉर्शन, फिजिकल एड्जॉर्शन का ही नाम है। दूसरा नाम देखिए फिजिजॉर्शन है, भौतिक अधिशोषण। और केमिकल एड्जॉर्शन का ही दूसरा नाम क्या है, केमिजॉर्शन, रासायनिक अधिशोषण। ओके, ये इस दोनों का डिफरेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछ रखा है। फिजिकल, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, दोनों में फिजिकल एड्जॉर्शन और केमिकल एड्जॉर्शन में डिफरेंस पूछता है, उसमें डिफरेंस क्या है। ओके, अभी मैं देखिए दोनों का डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ। डिफरेंस का तो पूरा एक क्लास ही जाएगा, दोनों में लंबा चौड़ा बहुत सारे डिफरेंस है, तो उसमें पूरा टाइम लगेगा, आपको एक पीरियड ही लग जाएगा। अभी केवल मैं डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ दोनों का। ओके, कॉपी कर लिए होंगे मे भी। देखिए फिजिकल एड्जॉर्शन क्या होती है। The adsorption of molecules or gas to the surface of solid due to weak van der Waals force. Weak van der Waals force is called physical adsorption. Is called physical adsorption. The adsorption of gas molecules, the accumulation of gas molecules to the adsorption से ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए accumulation कर दीजिए, accumulation of gas molecule or gas to the surface of solid due to weak van der Waals force. Due to weak van der Waals force is called physical adsorption. फिजिकल एड्जॉर्शन किसके कारण होता है, वीक van der Waals फोर्स के कारण। जो मॉलिक्यूल सरफेस पे आके जमा हो रहा है, जैसे इसके सरफेस पर कोई गैस मॉलिक्यूल से आके जमा हो गया, तो उसके बीच कौन सा फोर्स लग रहा है, उसके बीच वीक van der Waals फोर्स लग रहा है। आपको ये याद रखना है कि फिजिकल एड्जॉर्शन में वीक van der Waals फोर्स लगता है। फिजिकल एड्जॉर्शन में क्या लगता है, वीक van der Waals फोर्स के कारण एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से के पास जमा रहता है। ओके, मैं भी कॉपी किया होगा। देखिए हिंदी में फिजिकल एड्जॉर्शन को हिंदी में भी लिख रहा हूँ। जब किसी ठोस के सतह पर भौतिक अधिशोषण, देखिए भौतिक अधिशोषण क्या है आपका, भौतिक अधिशोषण जब किसी ठोस के सतह पर गैस का संचयन दुर्बल van der Waals बल के कारण होता है, तो उसे भौतिक अधिशोषण कहते हैं। मीन्स यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है, वीक van der Waals